ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਪਿੱਛ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ BJP ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। पहले गेड़ ਲਈ 11 अप्रैल ਨੂੰ यानी कि ਅੱਜ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 18 सूबिया ਤੇ 2 केंद्र शासित प्रदेशों 'ਚ VOTING जारी है। 91 लोक सभा सीटां ने, कुल 1279 उम्मीदवार ने, 1190 पुरुष ते 99 महिला उम्मीदवार मैदान 'ਚ ने। 14,20,54,978 वोटर ने, 7,21,00,000 पुरुष वोटर ने, 6,98,00,000 महिला वोटर ने, 1,70,000 VOTING केंद्र बनाए गए ने। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 319 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਅਸਮ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 41 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 44 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 33 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 122 ਉਮੀਦਵਾਰ। मेघालय ਦੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ। तेलंगाना ਦੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 443 ਉਮੀਦਵਾਰ। त्रिपुरा ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਪੱਛਮ यूपी ਦੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 96 ਉਮੀਦਵਾਰ। उत्तराखंड ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 52 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 18 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। नागपुर तो नितिन गडकरी, गाजियाबाद तो VK सिंह, मुजफ्फरनगर तो अजीत सिंह, हैदराबाद तो असुद्दीन ओवैसी, बिहार दे गया तो राम मांझी, बिहार दे जमुई तो चिराग पासवान मैदान च ने। इस दे नाल 3 सूबिया च विधान सभा चोणां भी ने, आंध्र प्रदेश, सिक्किम ते अरुणाचल प्रदेश। हुण एक नज़र मारदे इन्हां 91 सीटां ते 2014 दे चोण नतीजिਆਂ ਤੇ। बीजेपी ने 32 सीटां जित्तियां सन। कांग्रेस 7, खेतरी पार्टियां ते आजाद उम्मीदवारां ने 52 सीटां। 2014 दे पहले गेड़ च 72.12% वोटिंग हुई सी। कुल 7 गेड़ा च वोटिंग हो रही है। पहले गेड़ लिए आज वोटिंग जारी है। दूजा गेड़ 18 अप्रैल, तीजा गेड़ 23 अप्रैल, चौथा गेड़ 29 अप्रैल, पंजवां गेड़ 6 मई, 6वां गेड़ 12 मई, 7वां गेड़ 19 मई ते नतीजे 23 मई नूं ऐलाने जाणगे। पहले गेड़ ਲਈ VOTING हो रही है तो सवेर तो ही लोग अपने वोट के अधिकार ਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ VOTING ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। बस इतना ही है कि देश के जनताओं ने ये निर्णय कर चुका है, अगली बार मोदी सरकार। बहुत जबरदस्त लोगों का बीच में उत्साह है, लोग आनंदित है। मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है इसलिए लोग मोदी जी को पसंद करता है। देश की जनता से और महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, भारत का लोकतंत्र ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को तभी मजबूती मिलेगी जब लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और मेरा विश्वास है कि भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, विदर्भ की जनता, नागपुर की जनता बड़े पैमाने पर आज वोटिंग करेगी और देश मजबूत सरकार लाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका और पार्टी के बाहर जाकर यानी मुझे सभी पार्टी के लोगों का सहयोग मिला। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूं। और देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमने विकास का एजेंडा आगे लेके गए हैं। लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात।
क्योंकि देश के सबसे बड़े जगह, सबसे बड़ी महापंचायत, लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व होना है, तो सबसे पहला सवाल तो मतदाताओं के मन में ये होना चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों में भारत की दशा और दिशा क्या होगी, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व क्या होगा, हमारी जीडीपी क्या होगी, हम अपने सवालों को एड्रेस कैसे करेंगे, या जो हमें एक विकासोन्मुखी सर्वस्वीकार भारत बनाना है जिसमें कौमी यकजहती का, सांप्रदायिक सद्भाव का टेक्सचर हो, जिसमें हमारे जो संस्थान हैं जो हमने लोकतंत्र में 70 वर्ष में तैयार किए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा भारत कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो आपका प्रतिनिधि है, क्योंकि आपका वो आपको रिप्रेजेंट करता है, उस रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति कैसी है, क्या 5 वर्षों में उसने सवाल उठाए हैं, क्या वो आपसे मिला है, क्या आपका क्षेत्र जब जब संकट में फंसा है तो वो आपके दुख में आकर खड़ा हुआ है। इन 2 प्रश्नों को तय करते हुए मैंने और मेरी पत्नी ने वोट दिया है, और बाकी मैं आशा करता हूं कि भारत भर के लोग इन्हीं मूल मुद्दों पर विचार करके वोट करेंगे। देखिए, चलते चुनाव में किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का नाम लेना, मुझ जैसे व्यक्ति का जिसके कुछ साथी भी हैं, समर्थक भी हैं, दोस्त भी हैं, प्रेम करने वाले हैं, वो आचार संहिता की मूल भावना के विपरीत जाएगा। और मैं तो उससे बंधा हुआ भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं प्रचार में कर रहा हूँ और ना मैं प्रत्याशी हूँ, फिर भी मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए एक जागरूक मतदाता होने के नाते। लेकिन मैं चुनाव आयोग से भी अपील करूँगा कि हमें थोड़ा आपका और सख्त चेहरा देखने की इच्छा थी और इच्छा है। अगर आप इतना ढीले व्यवहार करेंगे तो मतदाता की जो शक्ति है वो कमजोर होगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग ही है। अगर चुनाव आयोग 1-2 व्यक्ति की पात्रता रद्द कर देता या थोड़ा सख्त एक्शन ले लेगा तो मुझे लगता है कि बयानों पर रोक लगेगी। ये बड़ी अशोभनीय बात है कि हम अपने मानक प्रतिष्ठानों का उपयोग वोट लेने के लिए करें, या हम धर्म के नाम का या जाति के नाम का इस्तेमाल। देखिए, इस देश में 5-6 वर्ष पहले जो विमर्श प्रारंभ हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और विकासोन्मुखी भारत का, 2 बातें चली थी, दोनों ही बातें हाशिए पर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने की हत्या में हम भी अपराधी हैं, हमारे दामन पर भी चीट है, क्योंकि अब वो पार्टी और विचार तो है नहीं, अब वो एक आत्ममुग्ध, अहंकारी और असुरक्षित आदमी के यहाँ कैद एक संस्था है। जब तक उस कैद की मुक्ति नहीं होगी, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद हो, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो, तब तक वहां कुछ प्रयास करना है, उस पर टिप्पणी करना अप्रासंगिक है। ये बड़ा ही छल है इस देश की आशाओं के साथ कि जिनके कभी खिलाफ थे, जिसके कारण ही देश के और विश्व भर के लोगों ने आपको समर्थन दिया कि आइए लड़िए, आज आप उन्हीं के दरवाजे पे 50 बार पहुंच जाते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको मना करते रहते हैं। तो ये बेसिकली करोड़ों लोगों की उम्मीदों का अपमान है, और मुझे लगता है कि समय आने पर मतदाता भी इसका उत्तर देंगे, और मुझ जैसा आदमी जिसे प्रायश्चित करना है, जब ठीक डायस बन जाएगा तो मैं इसका प्रायश्चित भी करूंगा। तो क्या कहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि अपने घर से निकलिए, हर चरण में निकलिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ष आप अपनी सरकारों से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अपने पास रखें, तो सबसे पहला काम यह कि आप वोट डाल के आइए, ताकि आप कह सकें कि आपको वोट दी थी और आपने मुझे मेरा पानी नहीं दिया, मेरी सड़क नहीं दी, मेरा अस्पताल नहीं दिया, मेरी शिक्षा नहीं दी, या मुझे भारत जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया। वोटिंग दौरान प्रशासन वालों सुरक्षा के करड़े इंतजाम किए गए ने, जिस कारण शांतिमय माहौल च वोटिंग जारी है। हुण बस इंतजार है 23 मई का, जिस दिन तय होगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।